नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से टीआरएस पार्टी और खास तौर पर जो केसीआर हैं वो किस तरह से मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने एक खास बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कौमी सियासत में हिस्सा लेने का इशारा भी साफ दे दिया है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं केसीआर के बुलंद अज़ाइम से। जी हां, तेलंगाना की हुक्मरान पार्टी टीआरएस अब कौमी सियासत में हिस्सा लेने का इशारा दे चुकी है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सरबरा केसीआर ने कहा कि पार्टी के लीडर टीआरएस को बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति बनाने की तजवीज पेश कर चुके हैं। केसीआर ने मुल्क में नई सियासी तब्दीली पर जोर दिया है, कहा कि मुल्क में एक मजबूत मुतबादिल की जरूरत है। साथ ही गवर्नर को, यानी उन्होंने तेलंगाना की जो गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, उनको भी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। तो आज हम इसी खास मौजू पर बात करेंगे। आपको बता दें कि कल जिस तरह से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का 21वां यौम तासीस रियासत भर में मनाया गया, खासतौर पर हैदराबाद के इलाके माधोपुर में HICC में पार्टी का प्लेनरी सेशन मुनक्किद किया गया। इसमें 13 करारदादें भी मंजूर की गई और इसी मौके पर अपने खास खिताब में केसीआर ने बहुत सारी स्कीमों का जिक्र किया और साथ ही साथ सबसे अहम उन्होंने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया तनकीद का और कहा कि तेलंगाना की तरह मरकजी हुकूमत अगर मेहनत करे तो मुल्क की जो तस्वीर है, मुल्क का जो GDP है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तमाम बातों का क्या मतलब देखा जाए। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से केसीआर की क़यादत में एक मुहिम चलाई गई थी, किसानों के लिए एक खास मुहिम का ऐलान किया गया था और टीआरएस के जो कारकुन हैं उन्होंने दिल्ली में कई दिन तक डेरा भी डाला था। वहां पर उन्होंने जिस तरह से किसानों को लेकर अपनी खास मुहिम छेड़ी थी और के कविता उन्होंने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, इस पर भी लगातार हम बात करते रहे हैं कि इस सब के सियासी मायने आगे आने वाले इलेक्शन के लिए क्या कुछ निकाले जाएंगे। क्या वाकई में जो तेलंगाना मॉडल की बात अब केसीआर कर रहे हैं इसी विजन को लेकर वो आगे बढ़ेंगे? इसी पर आज हम बात करेंगे। ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా తెలంగాణ తెస్తామని నమ్మినామో అట్లనే అద్భుతమైన భారతదేశ నిర్మాణానికి కూడా ప్రాసెస్ జరగాలి. భారతదేశాన్ని గొప్ప దేశంగా తీర్చిదిద్దే ప్రత్యామ్నాయ ఎజెండాకు శ్రీకారం చుడతాము. కొద్దిగా ఓపిక పట్టుకుని మీ దయాన్ని అడిగిన దేశం బాగుపడడానికి ఒకవేళ మన రాష్ట్రం నుంచి ఏదైనా ప్రారంభం జరిగితే అది మనందరి గర్వకారణం. తెలంగాణ కోసం థ్యాంక్ యూ ఈ దేశ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేయడానికి, దేశ గతిని మార్చడానికి, దేశం యొక్క స్థితిని మార్చడానికి, దేశాన్ని సరి అయిన ప్రగతి పందాలో నడిపించడానికి ఒకవేళ హైదరాబాద్ వేదికగా ఒక కొత్త ఎజెండా, కొత్త ప్రతిపాదన, కొత్త సిద్ధాంతం తయారై దేశం నలుమూలలో వ్యాపిస్తే అది మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికే గర్వకారణం. ఏదో చిల్లర మల్లర ఇద్దరు ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులను ఒకటి చేయడము, 4 పార్టీలను ఒకటి చేయడము, కొంత దోస్తాన కట్టడం ఇది కాదు కావాల్సింది. కానే కాదు, ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ గుంపు కాదు, ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ కూటమి కాదు. ఎలేనో మలేనో ప్రధానమంత్రి చేయడం కోసం ఏదో సక్కుచ మర్దనాలు చేసుకోవడమో సోత్కర్ష చేసుకోవడమో కాదు. గ్యాదర్ కిషోర్ ఒక పేపర్లో వ్యాసం రాసింది.
టీఆర్ఎస్ను బీఆర్ఎస్ చేయాలి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి భారత రాష్ట్ర సమితి చేయాలి, దేశం కోసం ముందుకోవాలని చెప్పి పేపర్లో చదివిన నేను పొద్దున ఈరోజు. ఇట్లా అనేక రకాల ఆలోచనలు చెలరేగుతాయి. और चलिए इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनवी सुभाष साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। एनवी सुभाष सर, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से अभी आपने भी सुना, और लगातार केसीआर साहब जो हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब वो दिल्ली का रुख करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे। थर्ड फ्रंट की बात को उन्होंने नकार दिया, बल्कि अपनी ही जो टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उसी को बोला है भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से दिल्ली में कदम रखा जाएगा। किस तरह से देखेंगे आप उनके इन तमाम जो पॉलिटिकल बयानात हैं, पॉलिटिकल अज़ाइम है उसको? देखिए, धन्यवाद मेरे को आज आपका मेहमान के इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया। जी सर। ये 18 चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। जी सर। अब कल जो टीवी अपना टीआरएस का 21वां प्रेसिडेंट जो हैदराबाद में हुआ था, वो ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानते हैं कि ये पूरे के पूरे एक झूठा और धोखाबाजी ये जो प्रेसिडेंट समझते हैं, क्योंकि लगातार पिछले 8 साल से टीआरएस का हुकूमत केसीआर ने इतना धोखा दिया तेलंगाना आम जनता को कि हर एक मुद्दे पर जो वादा किया था वो वादा कभी भी वो फुलफिल नहीं किए। तो अभी ये जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी का हर साल एक प्रेसिडेंट सेशंस होते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर जो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खासकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जितना भी वो भाषण दिया था, वो हम उसके लिए हम इतना वो कंडेम करते हैं। क्योंकि कल के अखबार में वो आज के अखबार में देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री कल सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपील किया है कि ये जो पेट्रोल और डीजल का दाम जो लगातार पिछले 6 महीने से एकदम ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उसमें आप वैट के अलावा आप वैट में आइए, ताकि आम जनता के ऊपर इतना बोझ नहीं हो सकते। मगर केसीआर की सरकार ने इतना भाषण दिया था कि इसमें हम लोग कभी भी वैट के ऊपर से नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले 8 साल से जो अपना तेलंगाना राज्य में जितने भी ये प्रोजेक्ट्स जो वादा किया था केसीआर, और इस राज्य को एक बंगारू तेलंगाना बनाने का एक दावा किया था, वो सब झूठा और जस्ट नकली निकले। क्योंकि आज जो तेलंगाना राज्य का इनकम 3 हिस्से से होता है, एक रजिस्ट्रेशन, लैंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और एक लिकर के ऊपर, लिकर सेल्स के ऊपर, और दूसरा पेट्रोल और डीजल के इसमें वैट के इसमें से। इसके अलावा ये राज्य को चलाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर इतना लोन्स ले, इतना कर्जा हुआ है, आने वाले पीढ़ियों को भी ठीक है। सुभाष साहब, आपने यहाँ पर अपनी बात रखी है, और हम कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ एक और खास मेहमान को जोड़ने की। श्रीधर रेड्डी साहब, जो कि चेयरमैन हैं TSEWIDC के, और आप भी उनसे बखूबी वाकिफ हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुभाष सर, चलिए ठीक है, श्रीधर रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीधर रेड्डी सर, आपका बहुत इस्तकबाल, वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि केसीआर साहब ने जो कल ये बात कही है कि अब जो है दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे। अभी हम एनवी सुभाष सर से बात कर रहे थे, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। अगर हम यहाँ पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तमाम अहम चीजें तो एक तरफ, अब जो अचानक केसीआर का एक रुख देखने में आ रहा है,
पॉलिटिकल जो उनके एक एम्बिशन दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से देखेंगे आप उसको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको आप पॉलिटिकल एम्बिशन से ज्यादा आज देश की जो जरूरत है, देश में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स की जरूरत है। आज मोदी सरकार ने हर हिस्से में फेल हो गए, डेवलपमेंट पूरा रुक गए। देश में आप देखते हैं जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप ही अभी जिक्र किया था गैस, डीजल और पेट्रोल प्राइसेस, जिसके बारे में कल पूछा गया तो मोदी जी ने क्या बोला आप सभी लोग देखे हैं। तो पूरा देश का इकोनॉमिक स्टेटस, जीडीपी सब घट गए हैं। ऐसी हालत में देश में एक अच्छा गवर्नमेंट आना चाहिए, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्सेस रहना चाहिए। उसके लिए हम लोग सभी लोग कोशिश करना चाहिए। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इरादा है जी। और इसी को लेके उन्हें कल ऐलान किया था देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, रिटायर्ड आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स है, देश का भलाई कोई भी सोचते हैं, हम सबको यहाँ पर हैदराबाद में अपेक्षित करके उन लोगों से चर्चा करेंगे। देश में एक प्रत्याम्नाय रूप में पॉलिटिकल फोर्स के लिए हम लोग कोशिश करेंगे बोल के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बोले थे जी। और जैसा बीजेपी बहुत कहते जाते हैं कि हम लोग कोई उम्मीद पूरी नहीं की, कहां से नहीं कही। पिछले 8 साल में तेलंगाना में जितना तरक्की हुआ, जितना डेवलपमेंट हुआ, जितने वेलफेयर स्कीम्स चली, कोई स्टेट में, वेदर इट इज बीजेपी रूल्ड स्टेट या कांग्रेस रूल्ड स्टेट देश में, वहां कहीं नहीं चला था। आपके हमारे बाजू में कर्नाटका है, कर्नाटका के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर एमएलएस है, गांव है, उन लोग बोल रहे कि हमको तेलंगाना में शामिल कर दो, ज्वाइन कर दो, वहां के वेलफेयर और डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें हम लोग भागीदार होंगे। तो बीजेपी लोग समझना चाहिए, आज आप डबल इंजन बोलते हो, पूरा ट्रबल इंजन बन गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेलंगाना में अगर कोई भी डेवलपमेंट इंडिकेटर बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो केंद्र सरकार के हर एजेंसी है, हर मिनिस्ट्री है, तेलंगाना को हर डेवलपमेंट इंडिकेटर में हम लोग नंबर 1 है। चाहे पावर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, आप जो नेम करो, नेम द सेक्टर, हम नंबर 1 पोजीशन में है। ठीक है एनवी सुभाष साहब, इन तमाम चीजों का हम आपसे जवाब चाहेंगे और ये भी हम चाहेंगे जिस तरह से कहा जा रहा है लगातार टीआरएस पार्टी की तरफ से कि सेंटर से उन्हें मदद नहीं मिल पाती है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्योंकि एक नया स्टेट था तो सेंटर की सबसे ज्यादा मदद होनी चाहिए थी इस स्टेट को डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी बातें जो है लगातार केसीआर कह रहे हैं, इसका जवाब आपसे चाहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखिए जी, श्रीधर रेड्डी जी आपसे बात करेंगे, सुभाष जी से इसका आंसर ले लेते हैं। देखिए अभी केसीआर ने पिछले 4 साल से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और नेशनल लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी को विरोध करते हैं उन सबसे मुलाकात हुआ। तो वो 2018 में भी ऐलान किया कि हम हैदराबाद में एक बड़ा पब्लिक मीटिंग बनाएंगे, उसमें सभी लोगों को बुलाएंगे बोल के 2018 जब चुनाव हुआ था, जब चुनाव को पहले ही ऐलान किया, मगर कोई नहीं आया। उसके बाद देखिए अभी पिछले 6 महीने से लगातार दूसरे लाइक वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, अपना तमिलनाडु और जितने जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं उनका नेताओं से मिलजुल कर एक 3rd फ्रंट या 4th फ्रंट या फैमिली फ्रंट या लेकिन कल केसीआर ने मना कर दिया 3rd फ्रंट के किसी भी तरह के इम्कान को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीआरएस पार्टी अकेले ही दिल्ली का रुख करेगी। जी एक्चुअली मैं जस्ट बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या है, उनका क्रेडिबिलिटी इतना खराब हो गया, उनको मानने के लिए बोलते उनको बिलीव करने के लिए कोई भी नेता आगे आया नहीं। अब देखिए, आप भी अखबार में पढ़े और टीवी में देखे, सिर्फ एक मुख्यमंत्री होने के नाते दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे राज्य के नेता है जो रीजनल पार्टीज का, वो सिर्फ एक चाय पर बुला है, चाय पर चर्चा हुआ, मगर उसके बाद इनके साथ में आने का, नेशनल फ्रंट एक ऑल्टरनेटिव बनाने का कोई भी इनको भरोसा नहीं दिया, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी इतना घटिया है। अब देखिए, अभी उसको देर बोले तो आज उसको अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। एनवी सुभाष साहब, आपकी बात जो है वो श्रीधर रेड्डी साहब तक पहुंच रही है। यहाँ पर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसीआर लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की अभी जो बेहतर कंडीशंस हैं,
जो पीने का पानी है, जो वाटर सप्लाई है, वो हर घर घर पहुंच रही है। खासतौर पर वो अपने जो उन्होंने इतने सारे वाटर प्रोजेक्ट्स लेकर आए इतने कम वक्त में, उनका लगातार ये कहना है कि सेंटर की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिली। बहुत सारे जो मॉडल हैं, तेलंगाना मॉडल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उस चीज को वो लगातार अब पेश कर रहे हैं, उसको आगे ला रहे हैं। इससे कैसे निपटेगी बीजेपी? देखिए, अभी हर एक जो इधर जो स्कीम्स है राज्य में हर एक जो स्कीम्स है, आप जानकारी होना चाहिए कि हर एक स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का वाटा है। उसमें ड्रिंकिंग वाटर्स का है, फिर बिजली का है, पानी का है, सड़कों का है, फिर उसके बाद पैडी का है, उसके बाद पेट्रोल डीजल का है, उसके बाद गैस सिलेंडर्स का है, और लास्ट में जो मरने के बाद जो शमशान घाट होते हैं ना, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट स्कीम्स है उसमें। अब देखिए, अभी विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट से कोई राज्य भी कुछ भी ठीक है सुभाष जी, इसका फौरी तौर पर हम आंसर चाहेंगे। श्रीधर रेड्डी साहब वो कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ से हर तरह की मदद दी गई है, सब कुछ मिला है, और सेंट्रल जो है पूरी तरह से तेलंगाना के साथ खड़ा नजर आया है। देखिए, ये हर चीज में हमारा वाटा है, हमारा पैसा है, कहाँ से है, थोड़ा बहुत इज्जत रहना चाहिए बोलने के लिए। तेलंगाना राज्य से 3,70,000 करोड़ हम लोग टैक्सेस के रूप में सेंटर को भेज दिए हैं पिछले 8 साल में। हमको जो वापस मिला है 1,60,000 करोड़, दैट्स ऑल। कौन किसको दे रहे हैं? तेलंगाना इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री। जो अच्छे राज्य है, जो फाइनेंशियली प्रूडेंट है, हमारा स्टेट है। सेंटर यहाँ हमको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। अभी जो सुभाष ने जो बोला है लिस्ट, इन लोगों को आदत पड़ गए, इसमें हमारा शामिल है। पहले बोल रहे थे केसीआर किट एक रहता, आपको मालूम है, प्रेग्नेंट आफ्टर प्रेगनेंसी देते हैं, मतलब डिलीवरी के देते हैं, उसमें 13,000 में हमारा 6,000 है। शर्म की बात है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बोल के एक प्रोग्राम है, जिसमें पार्लियामेंट से आपको जवाब मिला, 1 रुपए का सपोर्ट तेलंगाना को नहीं मिला। तेलंगाना स्टेट में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस नहीं मिला, कम से कम फ्लड रिलीफ फंड भी नहीं दे सके। यहाँ पर आपको एक निकम्मा सेंट्रल मिनिस्टर है, तेलंगाना राज्य को 1 रुपए का मदद नहीं लाया आज तक। और सुभाष श्रीधर रेड्डी साहब, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है इन्हीं बयानात पर हम बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में दिल्ली अब दूर नहीं है? नेशनल पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा रहा है, आपको लगता है कि हाँ वो सही में होगा, सामने आएगा? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सुभाष बोल रहे थे कि अब हम लोग जाके विपक्षी दल को मिले हैं, मिनिमम सेंस है ना। वो तो जो लोग आपका विचारधारा को समर्थन करते हैं, जो आपके कारनामों को, गलत कारनामों को सपोर्ट करते हैं, आपके साथ, टीआरएस के साथ कोई भी सुनिए, मैंने बीच में नहीं आया, अब बीच में बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग आपको जानकारी होना चाहिए। सुनिए बॉस, सुभाष जी चलिए उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपसे भी जवाब जानेंगे। सुभाष जी आपसे भी जवाब जानेंगे, श्रीधर रेड्डी जी की बात सुन लेते हैं। तो जो लोग आज मोदी जी के गलत कारनामों को व्यतिरेक कर रहे हैं, उन लोग ऑटोमेटिकली हम लोग मिलते हैं ना। तो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का जो इरादा है जी, देश के पूरे आवाम को ये बात पहुंचाना है, इन लोगों का जो गलत कारनामे हैं, इन लोगों का जो इनएफिशिएंसी है, जो गवर्नमेंट को ठीक तरह से चला नहीं पा रहा है, प्रचार ज्यादा काम कम, यानी पीआर ज्यादा है। श्रीधर जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने कुछ दिनों में देखा कि गवर्नर को लेकर भी कई पॉलिटिकल इस तरह के बयानात सामने आए हैं, वहां पर क्या दिक्कत नजर आ रही है? देखिए, गवर्नर का काम है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो रूल के हिसाब से काम करना। तेलंगाना में गवर्नर ऑफिस को लेकर के इन लोग बीजेपी वाले यहाँ पर गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, एक पैरेलल फोर्स बनाना चाहते हैं, वो सब कभी नहीं होता। इससे पहले जब रामलाल जी बोल के कांग्रेस के गवर्नमेंट में थे, वो भी ऐसी कोशिश किए थे। गवर्नमेंट अगर गवर्नर जी ने अपने हाथ में रह के उसके जो रूल्स के हिसाब से काम करे तो हम उसमें नहीं जाएंगे, उसको जो रिस्पेक्ट मिलना है मिलेंगे। मगर बीजेपी आज गवर्नर को यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, अगर हम लोग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तेलंगाना के खिलाफ काम करना चाहते हैं,
हम उसको बर्दाश्त ठीक जरूर है, नहीं। सुभाष जी से फौरी तौर पर हम इसका आंसर चाहेंगे। सुभाष जी, ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नर हैं उनका भी यूज किया जा रहा है तेलंगाना की गवर्नमेंट के खिलाफ। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि एक मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी अब टीआरएस हो चुकी है, तो उसको भी वेटेज जो है वो उसी तरह से मिलना चाहिए, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करना चाहिए, उनकी स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे इल्जामात जो हैं वो टीआरएस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी श्रीधर रेड्डी ने उनको जानकारी होना चाहिए कि एक मुद्दे पर जो एंटी बीजेपी और एंटी मोदी का जो भी खिलाफ में मुद्दा उठा रहा है, वो टीआरएस से क्यों मिलजुल कर काम नहीं कर रहा है। तो उसका जवाब सिर्फ एक ही है कि केसीआर को कुछ भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि के बारे में आप लोग बात करेंगे। सुनिए भाई, सुनिए अकाली दल जो श्रीधर रेड्डी जी, श्रीधर रेड्डी जी, उनकी बात सुन लेते हैं। जी, शाम में एक बात करते हैं, फिर सुबह उसका कंप्लीटली। सुभाष जी, तो आपका कहने का मतलब है कि पूरी तरह से मदद मिल रही है सेंटर की तरफ से, यहाँ पर स्टेट में उसका यूज नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी स्कीम्स हर एक राज्य को जो मिलना है नरेंद्र मोदी की सरकार से 100% मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार को एक ही एक मकसद है कि आज अभी चुनाव नहीं है अभी तेलंगाना में, मगर तेलंगाना का विकास और राज्यों का विकास अगर हो तो देश की प्रगति और उन्नति, एक सुपर इकोनॉमिक पावर होने का एक इरादा है। आज तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए, अभी पांच राज्यों में आपका भाषण सुनने में नहीं आया, मैं सीधा पूछना चाह रहा हूँ। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कुछ नहीं होने वाला, प्रगति आम जनता का बेकार बात है। सुभाष जी देखिए, लगातार टीआरएस की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि तेलंगाना को तरक्की दिलाई जा रही है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अकेले यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, वो अपना मॉडल भी पेश कर रहे हैं और इसी चीज को लेकर अब वो राजधानी की तरफ रुख कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ। एक मिनट सुनिए, इतना झूठा बात सरकार है, इतना अरे झूठे तुम हो भाई। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं सर। श्रीधर रेड्डी जी, चलिए आप अपनी बात बताइए। आपको लगता है कि दिल्ली में जो है जिस तरह से अभी पार्टी के लिए एक अलग दफ्तर की बात की जा रही है, ये तमाम तर चीजें जो है ये पॉसिबल हो पाएंगी? दिल्ली में ऑलरेडी हमारा दफ्तर बन रहा है और देश के ओर बढ़ना एक खाली पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, इसको एक नया दिशा दिखाना है और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको ऑल्टरनेटिव एक पॉलिटिकल फोर्स बनाना है। वो फोर्स ये देश के लिए, वो जो गवर्नमेंट आएगा एक देश में एक नया परिवर्तन लाएगा। ये आपको लगता है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली ऑपोजिशन, वो साथ देंगी? एक मिनट सुनिए, अभी इन लोग क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं इन लोगों का क्रेडिबिलिटी बनाऊं। सुबह 3 बजे एक चीफ मिनिस्टर को बनाते हैं बिना किसी के मदद के, वो नेक्स्ट डे वही कांग्रेस पार्टी इन लोगों से गठबंधन में लड़े हैं इलेक्शन, उन लोग इससे बाहर जाके दूसरा गठबंधन लेते हैं। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी ये है। क्रेडिबिलिटी की बात अगर आप करेंगे, अकाली दल देखिए कितने सालों के साथ थे, मोदी जी आए, अकाली दल आपसे बाहर गए, किसका क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है? आज देश में जो विपक्षी दल है नरेंद्र मोदी को व्यतिरेक कर रहा है, उन लोगों के विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। मतलब हमारा काम एक 4 पार्टियों को, 4 विपक्षी दल को इकट्ठा नहीं करना है, हम देश में एक नया विचारधारा को, एक नया थिंकिंग फोर्सेस को इकट्ठा करके एक प्रत्याम्नाय रूप में लेने का हमारा काम है। इन लोगों के जैसे छोटे दिखाना, छोटे बात करना, झूठा बात करना, लोगों को भड़काना और फिर लड़ाना, ये हमारा काम नहीं करते। हम देश को जुड़ने के काम में रहेंगे। ठीक है श्रीधर रेड्डी जी, ये तो रही दिल्ली की बात। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी ये करना जरूरी है यहाँ पर कि तेलंगाना में आपको लगता है कि फिर से 3rd टर्म में आ पाएंगे केसीआर साहब टीआरएस? 100% 3rd टाइम हमारा गवर्नमेंट यहाँ बनेगी। पहले अभी जितना हमारा समर्थन है उससे बढ़कर हमारा समर्थन रहेगा। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस और बीजेपी को कोई जगह नहीं है। इन लोग ऐसी बात करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कुछ इन लोगों के पास कोई प्रणाली का ये राज्य के लिए नहीं है। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ, हमारा इसमें हिस्सा है, उसमें हिस्सा है,
बाइफरकेशन एक्ट को लेके हम लोग पूछे, काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ गए? किसी को बोलने के लिए कम से कम इज्जत रहना चाहिए। जमीन दीजिए, आप जमीन दीजिए। गुजरात ठीक है सुभाष जी, इसका जवाब फौरी तौर पे चाहेंगे क्योंकि वक्त आप बिल्कुल लोग नहीं क्या है। कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? कहाँ सोए? मैं पूछना चाह रहा हूँ। तेलंगाना का विकास, तेलंगाना श्रीधर रेड्डी जी, चलिए उनकी बात सुन लेते हैं, आपकी बात का वो जवाब दे रहे हैं। जी सुभाष जी, लेट मी फिनिश डबल इंजन सरकार से जो तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बोलने दीजिए ना बीच में, अब क्यों बीच में आ रहे हैं? इसमें मैं चुनाव बोल में रहा हूँ आने का एक उम्मीद है, और हर टीआरएस चीज पार्टी को इतना दम भी नहीं है कि वो एक पीके को लेके आके, एक पॉलिटिकल एडवाइजर को लेके आके, जो पीके की क्या बात कर रहे हैं? कंप्लीटली आइडियोलॉजी जो नहीं है उसको लेके आके उनसे अभी कांग्रेस से मिला के पहले इस्तेमाल किया पीके को, चुनाव में लड़ने का एक प्लान कर रहे हैं। इससे साफ साफ जिक्र होता है। तो चलिए इस अहम मौजू पर लगातार हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि अभी एक बयान सामने आया है, उसके बाद रिएक्शंस आने शुरू हो गए। अपने दोनों खास मेहमानों का, उनका यहाँ बेहद कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एनवी सुभाष साहब आपका भी, और श्रीधर रेड्डी साहब आप दोनों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।